हेलो 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 एवरीवन। यहाँ पे मैं वैभव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ मेरे पीएससी पंचायत चैनल पे। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं इन द लास्ट क्लासेस दैट वी ऑलरेडी डिसाइडेड एंड कि हमें आज से पोर्तुगीज़ एंड ब्रिटिशर्स इन सब की स्टोरीज़ को कंटिन्यू करना है। तो एक बार फिर से हम इन सब की स्टोरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट क्लासेस हमने ये भी डिसाइड किया था कि जितने भी टॉपिक्स अभी हमने कवर अप किए हैं एक बार उसका क्विक रिकैप किया करेंगे। सो आप सबसे फर्स्ट हमको ये बताइए कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चंगेज़ खान की स्टोरीज़ कवर अप की, तिमुर की एंड बाबर की, हुमायूं की, अकबर के बारे में हमने डिस्कशंस किए। हमने और भी जितने भी लेटर मुगल्स थे उनके बारे में डिस्कशंस किए, इनकी स्टोरीज़, इनकी राइवलरीज, किस तरीके से कोरोनेशंस और अपने थ्रोनिंग्स के लिए आसपास में लड़ाई कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशंस किया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे किस तरीके से यूरोपियंस ने हमारे इंडिया पे आए, इंक्रोचमेंट किया, फाइट्स की, लड़ाई की, इन सब को लेके हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड विद द सेशंस मॉडर्न हिस्ट्री। एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके ओके, सो इन द लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कशंस किए थे कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में हमने डिस्कशंस किया था कि किस तरीके से यूरोपियंस हमारे यहाँ पे आए थे। एंड हमने आपको यहाँ पे मैपिंग करके भी बताया था कि इश्यूज क्या थे, वो सर्कमस्टांसिस क्या थे जिसके कारण यहाँ पे उनको फोर्स किया गया कि आपको आना है। मतलब द थिंग्स के द थ्री जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दे केम फॉर द थ्री जीज क्या? what the first one, the gold. Next one is glory and the god. ओके, आप यहाँ पे ये तीन चीज़ों के बारे में समझिए, तीनों की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। उन्होंने यहाँ पे गोल्ड दैट इज़ द रिसोर्सेज की तलाश करने के लिए आए, ग्लोरी दैट इज़ वो अपने वेल्लोर को प्रूव करने के लिए आया दैट समहाउ वी द यूरोपियंस आर सुपीरियर दैन द एवरीवन। उनके क्रूसेड्स को लेके भी फाइट हो रही थी। एंड समहाउ हमारे जितने भी नेशंस थे ईस्ट की तरफ वो उनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ करते थे, उनके डेवलपमेंट से जेलस हुआ करते थे। बिकॉज दे ऑल नो दैट के एज पर द यूरोपियन थ्योरी देयर वॉज अ फेमस एक कहावत है। व्हाट्स द कहावत इज दैट देयर इज अ लैंड इन द फार ईस्ट, देयर इज अ लैंड इन द फार ईस्ट एंड इट्स मेड अप ऑफ द गोल्ड। एक ज़मीन है जो सोने की बनी है, द स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप जिसकी हम बात कर सकते हैं। आप अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में स्पेशली बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बताया गया था कि बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया गया। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही आपको फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट चैप्टर के भी दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स और जितने भी यूरोपियंस हैं हमारे इंडिया को किस तरीके से क्या कंसिडर करते थे एज अ स्वर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप। ओके, एंड आफ्टर दैट वो इन तीन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और किस चीज़ को, तीन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, इन तीन चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया का रुख अपनाया। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं वी द इंडियंस आर मतलब by the God grace are rich with the resources, and somehow all the peoples who used to live in the European somehow considered that all these resources का हम utilizations कर सकें या फिर इसमें से कुछ हिस्सा हमको मिल सके। ओके, there is a lot of stories यहाँ पे चल रही हैं एंड उनमें से एक ये भी है। ओके, सो आफ्टर दैट हमने सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा, पोर्तुगीज आए थे। कौन थे? ठीक है, पोर्तुगीज। पोर्तुगीज पोर्तुगीज का जो अराइवल था, अराइवल कब हुआ हमारे पोर्तुगीज का हमारे यहाँ पे? कहाँ पे? 1498 इन कैलिकट। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि वो कैलिकट में आते हैं, उतरते हैं, वहाँ के लोकल रूलर जैमोरिन्स जो होते हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशंस को बढ़ाते हैं, फ्रेंडशिप अलायंस को बढ़ाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, वास्को द गामा का अराइवल होता है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन था, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया होगा कि ये जो हमारा पर्टिकुलर हिस्सा है वेस्टर्न, क्या बोलते हैं, सदर्न साइड का, तो सदर्न पार्ट में यहाँ पे दो हिस्से होते हैं। सदर्न पार्ट में एक होता है वेस्टर्न हिस्सा और एक होता है कौन सा हिस्सा, ईस्टर्न हिस्सा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट्स। अब आप इस तरीके को समझिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर कैलिकट है, ये जो नेचुरल हार्बर यहाँ पे बनता है, यहाँ पे क्या है, कैलिकट। ठीक है, क्या है, कैलिकट। एंड ये जो कैलिकट है ये जैमोरिन के एरिया के आसपास आता था। कहाँ पे आता था? जैमोरिन के एरिया के आसपास आता था।
जैमोरिन कोई बड़ा बहुत बड़ा राजा नहीं हुआ करता था, वो एक छोटा राजा था, एक छोटा राजा था। और इसके ऊपर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बीजापुर हुआ करता था, ठीक है, और यहाँ पे अहमदनगर वगैरह भी होता था, ठीक है। तो इसके बारे में हम वहाँ पे अभी डिस्कशंस बाद में करेंगे, जब मराठास पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में जिक्र होगा, अभी उनके बारे में जिक्र नहीं है। जैमोरिन का एक छोटा सा एरिया हुआ करता था, इस छोटे से एरिया पे उसका क्या था, रूल चलता था, इस पर्टिकुलर एरिया पे वो रहता था। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स, क्या है, एंड इस वेस्टर्न घाट्स पे हमने फाइंड आउट किया है कि बहुत सारे पासेस वगैरह भी थे, बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। एंड दैट वाज अ पोर्शन कि यहाँ पे क्या था, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते थे वेस्टर्न घाट्स के पेरीफेरी पे, क्या मिलते थे, स्पाइसेस। वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन तमिलनाडु तक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे क्या उन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भारी मात्रा में, हिंदी में बोलें तो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका जो फर्स्ट रहता है, देखो हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने यहाँ से क्या लेके गए, ब्लैक पेपर, क्या लेके गए, ब्लैक पेपर। लेकिन समहाउ हम ये भी कंसिडर करते हैं ब्लैक पेपर वाज नॉट द ओनली थिंग ऑन दोज डेज। अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक पेपर वो बहुत सारे अदर रिसोर्सेस, अदर स्पाइसेस को भी लेके जाते हैं, है ना। ब्लैक पेपर बस नहीं, बहुत सारे अदर स्पाइसेस को भी लेके जाते हैं। एंड अदर स्पाइसेस में, यहाँ पे बात को गौर से देखिएगा, अदर स्पाइसेस में जितने भी स्पाइसेस थे, उन सारे स्पाइसेस में सबसे वैल्यूएबल क्या था, ब्लैक पेपर, ऐसा उनके लिए कंसिडर हुआ। द यूज ऑफ द ब्लैक पेपर का इस्तेमाल क्यों किया करते थे, फॉर कंजर्विंग द मीट, फॉर कंजर्विंग द मीट, कंजर्विंग द मीट, कंजर्विंग द मीट। यहाँ पे वो मीट को कंजर्व करने के लिए वो लेके आते थे। क्या होता था, इसका बनाते थे वो पाउडर। उस पाउडर को बनाने के बाद क्या होता था कि जैसे कि जस्ट सपोज करो कि एक मीट है, मीट का एक टुकड़ा है, तो इस मीट के इस टुकड़े पे क्या करते थे, ब्लैक पेपर धीरे धीरे लगा देते थे। ब्लैक पेपर से क्या होता था, प्रिजर्वेशन भी होता था, खराब भी नहीं होता था, एंड सम हाउ प्रिजर्विंग दी, ये जो मीट का टुकड़ा है, इस मीट के टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए वो यहाँ पे क्या करते थे, यूज़ करते थे, ठीक है। इस चीज़ को और भी अच्छे से समझिए, क्योंकि वहाँ पे क्या थी कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी रिसोर्सेज की। वहाँ पे डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा थी, फूड्स की। अब वहाँ पे भाई फ्रिज तो था नहीं, रेफ्रिजरेटर उस टाइम पे नहीं था। तो जब रेफ्रिजरेटर उस टाइम पे यूज़ नहीं होता था ही नहीं, तो फिर समहाउ हम उस चीज़ को हम कैसे प्रिजर्व करें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया और उसको नेचुरल क्लाइमेट में भी प्रिजर्व करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस तो थी, ठीक है। ये सही हुआ। इसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि रिसोर्सेज के लिए है, स्पेशली ब्लैक पेपर के लिए है। ऑन द थर्ड वन इज द ग्लोरी। अब यहाँ पे ये था कि जब वास्को ड गामा हमारे यहाँ पे लैंड अप होते हैं, आते हैं, इसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया कि ऑन दोज डेज उनका जो प्राइमरी मोटिव था, प्राइमरी मोटो क्या था, रिसोर्सेज को लेके जाना, स्पाइसेस को लेके जाना, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस यहाँ से जाते हैं तो वापस जाते हैं कहाँ पे, यूरोप पे। अब इस स्टोरी पे आप ट्विस्ट समझिएगा, वो वापस जाते हैं यूरोप पे। यूरोप पे जाने के बाद वो यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को सेल आउट करते हैं। क्या हुआ था कि उन्होंने स्पेन से, और जो स्पेशली जो स्पेन के राजा होते हैं, वहाँ के राजाओं से उन्होंने परमिशंस ली थी कि हम रिसोर्सेज को लेके आएंगे एंड पूरे यूरोप पे आप हमको इसको बेचने के लिए दीजिए। तो जब वास्को द गामा ने यहाँ पे लेके आए, तो जो लॉ भी हुआ करती थी मर्चेंट्स की, हमने बताया जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लेती थी, सम हाउ उनके बीच में ब्रोक डाउन हुआ, क्योंकि भैया अब उनको लॉस होने लगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन और आ गया था जो उनसे कम रेट पे यहाँ पे सामान लेके जाता था। आपको पता है जब वो ब्लैक पेपर लेके गया, कितने का भी लेके गया हो, लेकिन उसको वहां पे 60 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 60 गुना ज्यादा का उसको प्रॉफिट हुआ। जब उसको 60 गुना ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया था कि 60 टाइम्स प्रॉफिट में वो बहुत ज्यादा रिच होने लगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे राजा ने उनसे क्या बोला है, दैट यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब वो यहाँ पे क्या करने लगा, ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने लगा। वो बाहर से इंडिया से लेके आता था, वापस लेके जाता था, और लंदन क्या बोलते हैं, यूरोप में जाके वो बेच देता था। जब ये चीजें हुई, धीरे धीरे उसने लंदन में बेचने लगे, आसपास के मार्केट्स में बेचने लगे। वास्को द गामा बिकम रिच डे बाय डे। एंड जब वास्को द गामा रिच होते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट द किंग वाज सो शॉर्टेड दैट कि यार तुम कैसे इतने शॉर्ट पीरियड में तुम इतने ज्यादा रिच हो सकते हो। फ्रॉम दैट मोमेंट दे जस्ट द वरीड अबाउट द थिंग्स कि यार वास्को द गामा कैसे रिच हुआ।
उनकी बात होती है किंग्स के साथ, फिर किंग्स के साथ वो सीक्रेट्स को शेयर करते हैं कि सर, आप जिसको बोल रहे थे इंडिया कि इंडिया में जाना रिसोर्सेस के लेके आना है, वो स्वर्ण भूमि क्यों है, मेरे को अब समझ में आया। क्यों समझ में आया? क्योंकि अब मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पे इतनी महंगी बिक रही हैं, वो चीज़ें कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत सस्ती है। बट बीच में ये जो अरब्स होते थे, बीच में ये जो मर्चेंट्स की लॉबी होती थी, इनके कारण ये चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। बट इन रियलिटी ये चीज़ें नहीं होती थी। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर मैंने 1 रुपए का कोई सामान खरीदा और मैंने उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब 60 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो सामान इंडिया से जाता था थ्रू लैंड रूट्स अरब से होते हुए, वो 60 रुपए से ज्यादा का बिकता था। तो अगर वो 60 रुपए का भी बेच रहा है, उसको 60 टाइम्स प्रॉफिट भी हो रहा है, उसके बाद भी वो ऑन एन एवरेज दूसरों के कंपैरिजन में सस्ता बेच रहा है। ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट होता है तो वो 60 टाइम्स प्रॉफिट लेने के बाद भी रिच होता गया, उसकी ट्रेडिंग्स चलती गई, एंड उसको मोनोपोली मिल गई थी उस पर्टिकुलर रूट पे, तो उस मोनोपोली को उसने इस्तेमाल किया। अब जब ये बात राजा को पता चली, तो राजा ने बोला यार, जब इतना रहीस जगह है, इतनी अच्छी जगह है, तो क्यों ना अपन उसको कैप्चर कर लेते हैं। फ्रॉम दैट वाज द मूवमेंट उसने फर्स्ट गवर्नर को भेजा अल्मीडा। ठीक है, उनने अल्मीडा को भेजा कब? इन द 1505। कौन आए? ठीक है, अल्मीडा कब पहुंचते हैं? 1505 पे ये पहुंचते हैं। ठीक है, 1505 पे ये पहुंचते हैं। 1505 पे पहुंचने के बाद इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास के रीजन को वो जज करते हैं, एनालाइज करते हैं। बट एक बात बताओ, 1505 में जब अल्मीडा आया था, तो 1505 पे उसने गोवा कैप्चर किया क्या? नहीं किया, हुआ ही नहीं। क्यों? उसका भी रीजन था। वो लेके जितने लोगों को आए थे, उनका इरादा तो कैप्चर करने का था, बट बात वही होती है ना कि जंग करने के पहले सामने वाले की पर्सनालिटी के बारे में समझ लें कि वो है कौन। ठीक है, एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि अल्मीडा जब यहाँ पे आते हैं, तो अल्मीडा यहाँ पे उनसे समहाउ लड़ाई करने की जगह थोड़ा कन्फ्रंट्रेशन हुए, थोड़ा बहुत बातचीत हुई, लेकिन फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, इनसे अभी नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो हम वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स में ज़्यादा है। टेक्निकली आप ज़्यादा एडवांस्ड हो, आप मॉडर्न वेपन्स लेके जा रहे हो, इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हो, टूल्स लेके जा रहे हो, बट समहाउ दैट कि उनके पास मेजोरिटी, आप एक गोली भी मारोगे उसके बाद भी लोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनको क्या रियलाइज हुआ कि यार, इतने सारे लोगों को मार पाना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि शांति से अपन यहाँ से निकलते हैं और फिर अपन बिग गैंग लेके आएंगे। फिर वो यहाँ से जाते हैं, एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि 1510 पे कौन आते हैं? अल बरूकी। क्या स्पेलिंग है? QUERE। ठीक है, अल बरूकी, एक बात बताइए, अल बरूकी के एडवांस वेपन्स लेके आए थे? डेफिनेटली। एडवांस वेपन्स लेने के साथ उन्होंने शिप लेके आई थी, हाँ। उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, हाँ। उन्होंने गोवा को कैप्चर किया, हाँ। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया उनका टाइम पीरियड कब था? 1510। क्या था? 1510। 1510, 1510। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि अलबरूकी कब थे? 1510 पे थे, 1510 पे थे। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलबरूकी जब आते हैं, तो इन्होंने गोवा पे अटैक किया। अब एक बात बताओ, ये पहुंचते हैं जैमोरिन के एरिया पे, जैमोरिन से बोलते हैं बिंगो, मैं आ गया हूँ, अभी एरिया मेरा है। एंड दैट वाज अ मूवमेंट के क्या बोलते हैं, जैमोरिन बोलता है भाई भाई थोड़ा रुक तो जा, सबसे पहले ये बता हमसे लड़ने की जरूरत क्या है? तुमने जो चीज हमसे मांगी, हमने कभी मना की? नहीं की। ना हमने तुम्हें कभी रोका, ना हमने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की। तो भैया, जब शांति से तुम यहाँ पे आते हो, हमसे जो मांगते हो हम तुमको दे देते हैं, तो शांति से चीजें लो और जाओ, काहे के लिए परेशान हो रहे हो? तो उसने बोला बात तो तुम सही बोल रहे हो यार, तुम्हें मारने का रीजन क्या है? रीजन क्या हो सकता है मारने का? कुछ रीजन है क्या? नहीं। फिर उसने बोला यार क्या करें, असला बारूद तो लेके आए हैं, यूज तो करना पड़ेगा कहीं। उसने बोला यार, जो बाजू में गोवा है, ये बहुत परेशान करता है, बीजापुर के साइड वाला एरिया। उसने बोला ठीक है, तुम उससे जाके लड़ो, हम भी तुम्हारा साथ देते हैं, हमारा एरिया तो है तुम्हारा पोर्ट वाला, तुम्हें उसका एरिया भी मिलेगा। एंड फ्रॉम दैट वाज द मूवमेंट कि उसने गोवा और उसके आसपास के टेरिटरी पे क्या किया? कॉन्कर करना स्टार्ट किया। ठीक है, कॉन्कर करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, गोवा, एंड गोवा कैप्चर होता है। ठीक है, गोवा कैप्चर हुआ। अब यहाँ से जैमोरिन, क्या बोलते हैं, यहाँ से जैमोरिन का एरिया था। अब जैमोरिन का एरिया से लेके अब यहाँ तक का जो एरिया था, वो सब किनका हो गया? पोर्तुगीज का। अब यहाँ पे
पूरे एरिया पे कौन है? पोर्तुगीज। ठीक है, इस शेडेड पोर्शन में। जब पोर्तुगीज का इतना बड़ा एरिया हो गया तो अब उसके पास क्या है? लालच है, थोड़ा और एरिया को एक्सटेंड करें। उन्होंने अपने एरिया को एक्सटेंड किया, इसके बाद यहाँ तक पूरा उन्होंने क्या कर लिया? वेस्टर्न घाट्स, पूरा वेस्टर्न घाट्स के आसपास के रीजन्स को कॉन्कर करना स्टार्ट किया। जो कोस्टल एरियाज हुआ करते थे इस पूरे वेस्टर्न घाट पे, इसमें कैप्चर करना स्टार्ट किया। इसके बाद वो पहुंचे ईस्टर्न घाट की तरफ, तो यहाँ से पुदुचेरी से लेके ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, इस पर्टिकुलर एरिया पे उनका कैप्चरमेंट था, दबदबा था। इसके बाद उन्होंने थोड़ा और एक्सटेंड किया यहाँ तक, उड़ीसा के पास वाले बेल्ट तक, एंड समहाउ वो सक्सेसफुल हुए। तो उनके पास इस पूरे बेल्ट पे, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के पूरे रीजन्स पे उनका दबदबा हुआ करता था, क्योंकि देयर वाज नो चैलेंजिंग अथॉरिटी ना, कोई इनको चैलेंज कर ही नहीं पाता था। अब यहाँ पे बात को समझना, अभी स्टोरी में ट्विस्ट है। 1510 अलबरूकी है। अलबरूकी आने के बाद यहाँ पे इश्यूज होते हैं। कैसे इश्यूज होते हैं? अलबरूकी आया, अलबरूकी यहाँ पे आने के बाद अलबरूकी ने क्या किया? आसपास के रीजन को कैप्चर किया, दबदबा बनाया। अब आफ्टर दैट हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि यहाँ से जो अरब्स होते थे, अरब्स ने प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दिया था। अरब्स क्यों? अरब्स बोलते थे तुम जिस समुंदर से आ रहे हो वो समुंदर क्या है? अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी। एंड आफ्टर दैट दे रियलाइज, पोर्तुगीज कहते हैं यार तुम दिमाग से थोड़ा पैदल हो गया, तुम्हारा अरब कहाँ पे है? चलो मान लिया ये अरब अरेबियन सी है, तो भैया हम अपना जा रहे, तुम अपना जाओ, तुम्हें क्या लेना देना? उसने कहा नहीं, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। कैसा धोखा? तुम अब जमीन से ट्रेडिंग नहीं कर रहे। अरे हमारी मर्जी है। पोर्तुगीज बोलते हैं हमारी मर्जी, हमें क्या लेना देना, हमें नहीं ट्रेडिंग कराना यहाँ से। हम यहाँ से जा रहे तो कौन सा तुम फ्री में लेके जाने दे रहे हो? तुम भी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, अननेसेसरी टैक्स ले रहे हो। उनका कहना था थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, सिर्फ तेल का कुआं है। खाने पीने का सामान तो तुम्हारे यहाँ से आता है ना, जिसको हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, थोड़ा सा छुड़ा लेते हैं आपसे। somehow we just doing the snatching things there, थोड़ा सा चुरा लेंगे, थीफिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे, एंड फिर क्या करेंगे? उनमें से ही थोड़ी चीजें हम ले लेंगे, रख लेंगे। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा। पोर्तुगीज बोलते हैं अब तो नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया अब हमारे पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट्स है, एंड समहाउ वी जस्ट यूजिंग द अरेबियन सी वाला पार्ट। एंड यहाँ पे आप समझिएगा, अरब्स के साथ क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। नाउ द पोर्तुगीज वर्सेस द अरब्स। ठीक है, तो पोर्तुगीज और अरब्स के क्या स्टार्ट होते हैं? क्लैशेस। ठीक है, अरब्स के साथ जो क्लैशेस चलते हैं वो कब स्टार्ट होंगे? 1520 के अप्रॉक्स से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और 1530 तक बहुत ज़्यादा चलेंगे। 1530 तक क्या रहेंगे? पीक पे रहेंगे, और फिर इसके बाद 1535 तक वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो थोड़ा बहुत मेन कंसिडर करते हैं 30 तक, इसका मेन हिस्सा क्या रहता है? 30 तक। बट क्या होता है कि 1535 तक यहाँ पे सम वॉट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक दो बस झगड़े रह जाते हैं, उसके बाद वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली 30 तक इनका पीक रहता है, इसके बाद नहीं रहते हैं। एंड एट दैट मोमेंट, एज वी ऑल नो दैट द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ओवर द अरेबियन सी। एंड यहाँ पे कौन जीतता है? पोर्तुगीज, अलबरूकी। हाँ, that's why they're just controlling the whole coastal areas na, because the king who's just using the mainland India were not bothered about the coastal areas. हाँ, ना ना ना, अब यहाँ पे समझो। ना ना ना, यहाँ पे परमिट होता है, पोर्तुगीज परमिट लाते हैं। अभी समझना वो परमिट कैसे आएगा। ये अरब पीपल को मारा, एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी। उन्होंने अरब से बोला सुनो, जब हम निकलते रहे तो तुम हमसे टैक्स लेते थे, अब अरेबियन सी में अगर देखोगे ना तो पैसा देना पड़ेगा। Now the Portuguese collecting the taxes over the Arabian Arab ships. एंड पोर्तुगीज कहते हैं अब तुम बस नहीं, अब जितने भी लोग निकलेंगे, चाहे फ्रेंच की हो चाहे ब्रिटिश की हो, किसी की भी शिप, सबको पैसा देना पड़ेगा। अरेबियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब उसने सुप्रीमेसी अडॉप्ट कर लिया, सुप्रीमेसी वो करवा ली, एस्टैब्लिश कर ली, तो यहाँ से इसका एरिया ये गुजरात वाले रीजन तक पूरा हो गया। गुजरात से बलूचिस्तान वाले एरिया तक, इस पूरे रीजन्स पे इनका कंट्रोल था। यहाँ से आप इनके कंट्रोल को आप प्रमोट कर सकते हैं। इस पूरे रीजन्स पे इनका कंट्रोल हुआ करता था, कोस्टल एरियाज में कंट्रोल था। पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, उनकी शिप्स यहाँ पे रहा करती थी, बट इन्फ्लुएंस था, क्योंकि कोई भी शिप्स निकलेगी तो समाह उनको जब बातें पता चलेंगी तो वो उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। दे जस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स by the ships। शिप से वो क्या करने लगे? टैक्स कलेक्ट करने लगे। और फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट होने लगी?
जो सुप्रीमेसी है पोर्तुगीज की वो स्टैब्लिश होने लगी। यहाँ तक स्टोरी समझ में? अभी यहाँ तक क्या डाउट है वो बताइए, बताओ बताओ। नहीं है? चलो तो इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लें, पोर्तुगीज के बारे में। अच्छा, पोर्तुगीज के ये मैप आपने बना लिया है ना? बस एक्चुअली क्या रहता है कि पोर्तुगीज़ के बारे में अपन उतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्योंकि पोर्तुगीज़ सम हाउ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। एंड पोर्तुगीज़ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आएंगे तो पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स की फाइट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना? सेपरेट पोर्तुगीज से नहीं आते हैं। दो तीन चीज़ अपन बस लिख लेते हैं। एक फर्स्ट लिख लेते हैं 1498 का पॉइंट, 1510 का पॉइंट, क्योंकि अल्मीडा ने भी कुछ खास किया है नहीं, अल्बरूगी ने किया है, तो उसका पॉइंट लिख लेते हैं। चलो फटाक से रख लो। हाँ, देखो ब्लू वाटर पॉलिसी दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? ब्लू वाटर पॉलिसी हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट थिंग्स है। एंड ब्लू वाटर पॉलिसी कंसिडर सम हाउ अगर हम उसको बोलें तो फ्रेंच के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली। हाँ हाँ। अब देखो, दिस इज जस्ट एन अनदर एग्जांपल ऑफ द ब्लू वाटर पॉलिसी ना, कि अब पानी का इस्तेमाल भी हमारे परमिशन के हिसाब से होगा, ठीक है? जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सुप्रीमेसी अडॉप्ट करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी होगी। अब यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसीज अगर कंसिडर करो तो पोर्तुगीज के हिसाब से चल रही है ना? कोई डाउट यहाँ पे? चलो लिखो। इन 1498, इन 1498 लिख लिया ना? चलो। इन 1498 when Vasco da Gama landed in Calicut, when Vasco da Gama landed in Calicut, landed in Calicut, he took spices, comma, especially the black pepper, which used as a preserver of meat. Okay, and he sold black pepper in the European market, and he sold black pepper in European market and earn profit 60 times higher, and earns profit 60 times higher. Okay, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। he was welcomed by he was welcomed by the local ruling dynasty, the Zamorin, the local ruling dynasty called Zamorin. ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब लिखो इन 1510, नेक्स्ट लाइन से, इन 1510 the Portuguese governor Alfonso de Albuquerque the Portuguese governor Alfonso de Albuquerque, they captured Goa, they captured Goa after defeating the local ruler, आफ्टर डिफीटिंग द लोकल रूलर। कौन था इसके ऊपर? बीजापुर। लोकल रूलर, लोकल रूलर, रूलर में हाइफन देके लिखना डायनेस्टी, दैट इज आदिल शाही, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, दैट इज आदिल शाही ऑफ बीजापुर, ठीक है? आदिल शाही ऑफ बीजापुर, ठीक है? बीजापुर। and establish headquarter, and establish headquarter till 1961, till 1961। ओके,
गोवा आता है ना ये 1961 पे, तो तब तक रहा। द नेक्स्ट वन, इन 1530, in 1530, in 1530 they also captured Daman and Diu. In 1530 they also captured Daman and Diu. Daman and Diu, comma, the Portuguese and Arab clashes, the Portuguese and Arab clashes were regular in Arabian Sea, were regular in Arabian Sea, regular in Arabian Sea in 16th century, in 16th century. And then the Portuguese, and then the Portuguese, and then the Portuguese succeeded, and then the Portuguese succeeded and establish supremacy, and establish supremacy because क्यों जीते थे वो supremacy पे? Because they used modern ships, because they used modern guns, the gunpowder का इस्तेमाल उन्होंने किया था, they used cannons. तब शिप में तुम तलवार लेके आ रहे हो और दूर से वो तलवार दिखा रहे हैं, हाँ मार देंगे मार देंगे मार देंगे, और ये यहाँ से बोलता है अच्छा ठीक है लड़ने के लिए आए हो, तोप लेके आना जरा, एक छेद कर दिया दूर से ही, एंड जस्ट बैठ गए, और वो डूबते हुए दिख रहे हैं। दैट वाज अ मूवमेंट। पोर्तुगीज कहते हैं हाँ ठीक है आ जाना, एंड दैट्स अ सैड रियलिटी। क्या रियलिटी? कि अरब्स भैया आते थे लेकिन वो दूर से ही कई बार उनको गोले पड़ जाते थे, गोली पड़ जाती थी, एंड क्योंकि वो लैंसेट का गन पाउडर का इस्तेमाल कम करते थे कंपैरेटिवली पोर्तुगीज के, ठीक है। अब उनके पास गिनी चुनी गन्स होती थी, बट इनके पास हर किसी के पास गन्स ही होती थी, इनके पास कैनन ज्यादा होते थे, ये शिप्स में कैनन लेके चलते थे, तो इन्होंने क्या किया, उसका भरपूर इस्तेमाल किया, ठीक है। आफ्टर दैट यहां तक आपने लिख लिया। Portuguese succeeded and established supremacy because they had better ships, comma, they also plundered other ships, comma, collecting money and issue a document for tax collection करते थे ना, क्या बोलते थे इसको? कर्टर्स। क्या बोलते थे? कर्टर्स। मतलब हफ्ता वसूली टाइप का, कि तुम हम यहाँ से निकल रहे हो तो तभी निकल पाओगे जब तुम कर्टर्स दोगे, मतलब इतना टैक्स दोगे, ठीक है। in lieu of किसके कारण देते थे? फॉर नॉट प्लंडरिंग, अगर नहीं दोगे जो पैसा तो हम आप पे कर देंगे अटैक, फॉर नॉट प्लंडरिंग, ओके। इन ल्यू ऑफ नॉट प्लंडरिंग, ओके। सो यहाँ पे मेनली जो 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में मेनली क्या था, अरब्स और पोर्तुगीज के क्लैशेस थे। पोर्तुगीज के क्लैशेस के बाद हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे यूरोपियंस ने अपने फुटप्रिंट स्टैब्लिश कर लिए थे, एंड अब वो इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट कर रहे थे। एक्चुअली क्या था, डचेस वाज द वन, इसके बाद कौन आएंगे? डचेस आएंगे। कौन आएंगे? डच। इनकी स्टोरीज क्लियर है? डच कहाँ के आते हैं? डच और इनकी जो स्टोरी है वो बहुत छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। अपन फटाफट डच को भी अपन पिटवा देते हैं, फिर उसके बाद अपन दूसरे प्लेयर्स को यहाँ पे मैदान में उतारेंगे, फिर उनके बीच में जंग होगी उस जंग को अपन देखेंगे।
ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर अपन मूव ऑन करते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ। ठीक है, जब तक खूंखार प्लेयर्स नहीं आएंगे, जब तक पोर्तुगीज को पटक के नहीं मारेंगे, तब तक अपन यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, ओके। सो समझिएगा, पोर्तुगीज के बाद कौन आते हैं? डच। हु विल कम सेकेंड? डच। अब आप यहाँ पे बताइए हमको, पोर्तुगीज कहाँ से आए थे? स्पेन? नहीं, ऐसा मुझे शायद अभी सुनने मिला था। डच कहाँ से आए थे? हाँ, डेनमार्क कहाँ से आए थे? ओ, डैनिश कहाँ से आए थे? डेनमार्क से। तो ये कहाँ से आए थे? नीदरलैंड से आए थे, जिसे हम हॉलैंड भी बोलते हैं आज। क्या बोलते हैं? हॉलैंड भी बोलते हैं आज। वो तो हमारे ही मुंह से निकल गया नीदरलैंड। ठीक है, डचेस आए थे। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो डचेस हैं, डचेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रताड़ित है पोर्तुगीज से। क्या हुआ, आप इस चीज को समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका वो है, जस्ट सपोज क्या, यूरोप। ठीक है, यूरोप है। अब इसको आप समझिएगा कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे क्या है? क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं जिससे, क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आपका क्या है? नीदरलैंड वाला हिस्सा है। अब क्या था, ये जो पर्टिकुलर एरिया था, ये किसका था? स्पेन। ठीक है, अब वो इस पर्टिकुलर एरिया पे रहते थे। अब जैसे ही इनका दबदबा स्टार्ट हुआ, द मूवमेंट व्हेन दे स्टार्ट कॉन्करिंग द यूरोप एंड एस्टैब्लिशिंग सुप्रीमेसी इन द यूरोप, दे जस्ट स्टार्ट हैरेसिंग whom? The other players. They start harassing the player of Dutchess, Holland and the Netherlands. एंड जब उन्होंने इनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट ए स्मॉल नेशन, छोटा सा, ये बड़े स्पेन के सामने कभी जीत ही नहीं पाता था, बड़े पोर्तुगीज के सामने कभी जीत ही नहीं पाता था, बड़े प्लेयर्स के सामने कभी जीत ही नहीं पाया। ठीक है, देखो यहाँ स्पेन इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जो पोर्तुगीज हुआ करता था वो स्पेन का हिस्सा हुआ करता था, बाद में क्या बोलते हैं, अलग होके निकला है। ठीक है, तो कुछ जगह आपको पोर्तुगल भी देखने को मिलेगा कि पोर्तुगीज कहाँ से आया, तो पोर्तुगल, तो एग्जैक्ट जगह तो पोर्तुगल का आ जाएगा, बट एंशियंट किंगडम्स की बात की जाए ऑन दोज डेज, तो स्पेनिश किंगडम था। इसके बाद क्या हुआ, जो डचेस थे, डचेस ने क्या किया, डचेस दैट मोमेंट कि ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, ये जो यूरोप के प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो पोर्तुगीज हैं, इनका दबदबा है, एंड दे जस्ट स्टार्ट फाइटिंग विद द डचेस, क्योंकि वो दूसरे प्लेयर्स को कभी ग्रो होने नहीं देते थे। एंड हॉलैंड वाज द पर्सन हु जस्ट ऑलवेज लुकिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड ऑलवेज फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी कि पोर्तुगीज से वो बदला कब ले पाए। बट डचेस वाज द वन, इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है ज़्यादा। ठीक है, डचेस वाज द वन, इनको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो ये क्या किया करते थे, डचेस डचेस हमेशा मौके की तलाश में थे, एंड ये मौका उनको मिला कब? 1580s के अप्रॉक्स से। क्यों? क्योंकि 1580s के बाद से जो स्पेन में इश्यूज चलने लगे, किस चीज को लेके? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। ठीक है, इस पर्टिकुलर बिग एम्पायर पे कौन रूल करेगा? तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को कौन रूल करेगा, इस चीज के लिए परेशानियां होने लगी, एंड स्पेन वाज द वन जो इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल टर्मोइल्स में एक्टिव था। सो द पीपल, और जो पोर्तुगीज हुआ करते थे, वो स्पेन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। क्या थे? बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। एंड दे जस्ट स्टार्ट वरीड अबाउट द स्पेन, कि स्पेन का क्या होगा अगर वो लड़ाई में इन्वॉल्व होगा, या फिर कैसे हमको इस लड़ाई में कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। इन द 90s का हमने ये टाइम पीरियड था, 1590s का टाइम पीरियड था, पोर्तुगीज जो ट्रेडिंग रिलेशंस के थ्रू इंडिया से कनेक्टेड था, वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? पॉलिटिकल वैक्यूम। क्या स्टार्ट होता है? पॉलिटिकल वैक्यूम। एंड इस पॉलिटिकल वैक्यूम का यूज सबसे ज्यादा किसने किया? पोर्तुगीज ने, डचेस ने। किसने इस्तेमाल किया? डचेस। कैसे? डचेस वाज द वन हु ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट वाज द अपॉर्चुनिटी गिवन आफ्टर द ऑस्ट्रो-हंगरी एम्पायर, द सक्सेशन वॉर इन द ऑस्ट्रो-हंगरी एम्पायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पोर्तुगीज का ध्यान स्पेन और स्पेन को समेटने में और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को स्टैब्लिश करने में लग गया। एंड दैट वाज अ मूवमेंट कि जो डचेस हुआ करते थे, डचेस ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? डचेस ने इंक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले उन्होंने इन्फ्लुएंस बनाया इस पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आना जाना करने लगे, एंड फिर यहाँ से वो मूव करते करते जो अफ्रीका था, अफ्रीका से मूव करते 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 इंडिया तक पहुंचे। ये जो ऑलरेडी स्टैब्लिश, ये जो सी रूट्स था जो कि पोर्तुगीज ने फाइंड आउट किया था, वो सी रूट्स का इस्तेमाल किसने करना स्टार्ट कर दिया? नीदरलैंड।
ठीक है। एंड द डच एंड द पीपल ऑफ द डच द होल नीदरलैंड, ये अब यहाँ पे इंडिया में आते हैं। अब ये कब आते हैं इंडिया में? 1604 पे। कहाँ आते हैं? 1604 पे सूरत के पास। सूरत के पर्टिकुलर एरिया पे आएंगे, उतरेंगे, और सूरत पे ही हमारे इंग्लिश भी आएंगे। सम हाउ हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सूरत पे आए, सूरत पे आने के बाद अब वो यहाँ पे पोर्तुगीज के साथ फाइट करने पे मतलब कोशिश कर रहे थे। सूरत पे उतरने के बाद इनका भी जो मेन फोकस था वो किस जगह पे था? वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फोकस था। वेस्टर्न घाट्स के बाद स्पाइसेस, मटेरियल, रिसोर्सेज, इन सबको लेने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में बेस बनाना स्टार्ट किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में बेस बनाना स्टार्ट किया। महाराष्ट्र में बेस बनाने के बाद वो कहाँ पे मूव करते हैं? सदर्न इंडिया पे मूव करते हैं, और सदर्न इंडिया पे मूव करते हैं, और सम पोर्शन ऑफ दी मध्य प्रदेश की तरफ वो मूव करते हैं। बट मध्य प्रदेश वाला जो एरिया था वो क्या था? मेनलैंड एरिया था। तो एमपी का ड्रीम उन्होंने गिव अप कर दिया, इस तरफ मूव करने का ड्रीम गिव अप कर दिया। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया, यहाँ पे कोस्टल एरिया है ही नहीं। मेन इन्फ्लुएंस कोस्टल एरिया का होना चाहिए, तो उन्होंने इसको गिव अप किया। और उन्होंने बोला भैया मेन फोकस तो हमारा कहाँ पे? कोस्टल एरिया में। तो उन्होंने मेन फोकस किस पे किया? कोस्टल एरिया पे किया। कहाँ पे किया? कोस्टल एरियाज में किया। एंड कोस्टल एरियाज में करने क्यों? क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस क्या था? यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, एंड पोर्तुगीज का जो रिसोर्सेज का हब है, उस रिसोर्सेज के हब में से थोड़ी सी रिसोर्सेज निकालना। ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या आ रहे थे? इन ल्यू ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। किस चीज के लिए आ रहे थे? एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल थे ऑन दोज डेज। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट? ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। बट डचेस वॉज द वन, डचेस जब इंडिया पे आते हैं इस टाइम पीरियड में, पोर्तुगीज का ध्यान अभी लड़ाई में बिल्कुल नहीं। पोर्तुगीज वॉज द वन, अरे शांत रहो। डचेस तो है, पहले भी कई बार पिटा है, अभी भी रियलिटी में डचेस कई बार पिट चुका था। सो डचेस के पास इतनी दम नहीं थी कि वो डायरेक्टली पोर्तुगीज को चैलेंज कर सके। बट उसको पोर्तुगीज को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे एक नई अथॉरिटी आती है, एंड दैट वाज द इंग्लिश। कौन आते हैं? इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इनकी स्टोरी आप समझिएगा। कब आते हैं? 1608 पे। कहाँ उतरते हैं? सूरत। ठीक है, सूरत पे। अब इसको समझना, गौर से समझना। इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऑन दोज डेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये प्राइवेट कंपनी थी। एंड प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ यहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकिंग थे वो कौन थे? शेयर होल्डर्स। कौन थे? शेयर होल्डर्स। क्या था? जैसे कि आज बड़ी बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑन दोज डेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो वो शेयर होल्डर्स ने एस्टैब्लिशमेंट किया। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज थे, उनने मिल के कंपनी बनाई जो कि ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पे वर्क करेगी, एंड रिसोर्सेज को लाना ले जाना करेगी, सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज पे फोकस करेगी, एंड दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स रहते हैं, एंड शेयर होल्डर्स सबसे पहले जाते हैं किसके पास? किसके पास जाते हैं? क्वीन के पास। एंड क्वीन के पास जाने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे वो उनसे लेते हैं परमिशन। एंड परमिशन लेने के बाद, हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद, वो क्या करते हैं? यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं। उन्होंने कहा क्वीन से कि मैम, वी जस्ट नीड मोनोपोली द फार फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप, ईस्ट, द फार ईस्ट फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके नाम से ईस्ट की तरफ जाना था, इसलिए इसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वैसे वहां पे वेस्ट इंडिया कंपनीज भी होती जो कि वेस्ट इंडीज और अदर एरियाज पे वर्क किया करती थी, अमेरिकाज पे वर्क किया करती थी, अफ्रीका वाले रीजन, अफ्रीका के लिए साउथ इंडिया कंपनीज हुआ करती थी। तो इंडिया का जो वर्ड है वो कॉमन मिलेगा। अमेरिका की हिस्ट्री में भी इंडिया वर्ड आपको मिलेगा, अफ्रीका की हिस्ट्री में भी आपको इंडिया वर्ड मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो इंडिया का जो वर्ड्स था वो नॉर्मल पीपल्स और नॉर्मल इंडिजीनियस पीपल्स का रिप्रेजेंटेशंस के लिए किया करते थे। तो जो इंडिया है, इंडिया यहाँ से स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अब हमारे लिए इंडिया इंडिया ही बना, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पे आई। इसके बाद क्या हुआ? शेयर होल्डर्स गए, शेयर होल्डर्स ने मोनोपॉली ली। मोनोपॉली कितने साल की मिली? मोनोपॉली 20 साल के लिए मिली। ठीक है, मोनोपॉली 15 से 20 साल के लिए मिली। ठीक है, उन्होंने जाके बोला, क्योंकि ये हर 15 साल में रिन्यू होगी अभी। ठीक है, हर 15 साल में रिन्यू होगी, इसलिए मैंने उसको ऐसे 15 से 20 साल लिखा हूँ।
तो 15 से 20 साल के लिए इनको मोनोपोली मिल गई एंड समहाउ दे जस्ट स्टार्ट वर्किंग। वो आते हैं इंडिया, इंडिया में पहुंचते हैं और इंडिया से पहुंचने के बाद सबसे फर्स्ट वो जाते हैं, उतरते हैं सूरत पे। सूरत पे उतरते हैं कब? 1608 पे। 1608 पे उतरने के बाद हमने फाइंड आउट किया कि वो सबसे पहले जाते हैं कोट। वो बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कहीं भी किसी भी जमीन में उतरो तो सबसे पहले वहां के पापा के बारे में पूछ लेना चाहिए, उस जमीन का क्या है, सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है। अगर आप उस जमीन के सबसे पावरफुल व्यक्ति के बारे में नहीं जानते और वहां जाके रहोगे, अपना दबदबा बनाओगे, देन समहाउ आप पिटोगे। उन्होंने बोला इस इंडिया पे रूल कौन करता है, तो उस इंडिया पे कौन हुआ करता था? जहांगीर। मुगल से जहांगीर। अब यहाँ पे कौन रहता है? कैप्टन हॉकिंस। कौन रहता है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो रहते हैं, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस कौन? कुकर का ढक्कन, हॉकिंस है ना, हेक्टर हॉकिंस। तो हॉकिंस के नाम से कुकर चलता है, तो भैया याद कर लेना। अब ये क्या करते हैं, ये जाते सबसे पहले जहांगीर के कोट आगरा पे। कहाँ जाते? आगरा। दिल्ली नहीं, आगरा। तो ये जाते हैं क्योंकि दिल्ली आगरा उनके लिए वैसा बगीचा था। आगरा में एक बगीचा है, एक बगीचा दिल्ली में है, बीच से रोड जा रही, यमुना जा रही, टहलते हुए चले गए, टहलते हुए आ गए। कोई बड़ी बात नहीं थी, फ्री थे ना यार। फ्री थे भाई बहुत। अब तुम लोग के जैसे थोड़ी ना टेंशन है कि दिन रात किताब पढ़नी है, यूपीएससी क्लियर करना है, एमपीपीएससी के लिए आपको सिविल्स की तैयारी करनी है। उनको थोड़ी ना पढ़ना पड़ता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। अरे पापा का बहुत पैसा है, उनके पूर्वज कमा के चले गए थे, तो 7 पिस्तें तो बैठ के कम खा रही थी ना, तो ऐसा होता है। हाँ, 7 से भी ज्यादा खाई, कुछ ने कमा ली, कुछ ने उड़ा दी। ठीक है। नॉट द स्पेसिफिक रंगीला, मतलब रंगीला अगर अब दारू पी रहा है तो उससे दिक्कत है, डोंट से दैट। ठीक है, अब समझो। मतलब इसका मतलब है कि यार कितना पैसा होता था यार, रोज दारू पी रहे हैं, वो भी ब्रांडेड। अब राजा हैं तो कम भी नहीं पी सकते हैं। ठीक है। ठीक है, प्लीज प्लीज, द डिस्क्लेमर हियर इज दैट आई एम नॉट प्रमोटिंग, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग इज मतलब कहने चाहिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, एंड इस हानिकारक चीज को आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर। एंड यहाँ पे सबसे समझिए, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? जहांगीर के कोर्ट पे। 1600 जहांगीर के कोर्ट पे। कब? 1608 पे। 1608 पे जहांगीर के कोर्ट पे जाते हैं। कहाँ पे? आगरा। एंड आगरा पे जाने के बाद ही जस्ट रियलाइज, जाते हैं और कैप्टन हॉकिंस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहांगीर से बोलते हैं, सर आप तो महान हो, यू आर द ग्रेट प्लेयर, आप तो माई बाप हो इस इंडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन हियर। जहांगीर बोलता अच्छा, मेरी बात कर रहा है। जहांगीर अपना अपीयरेंस देखता है, अरे यार अच्छा है, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब कोई तारीफ करता तो आपको फिर आ जाता ना, थोड़ा दया भावना आ जाती है, पापा बोल दिया यार, अब ठीक है अपना लड़का है, देख लेंगे। ठीक है, दैट वाज अ मोमेंट के द कैप्टन हॉकिंस वाज सेड कि सर यू आर द ग्रेट प्लेयर हियर, nobody is going to match the intensity of the Mughals. Okay, so उन्होंने बोला ओके ओके ओके, प्लीज 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 काम डाउन, प्लीज टेल मी, मुद्दे की बात, आप मुद्दे की बात कीजिए। प्लीज टेल मी द रियल रीजन व्हाई यू आर जस्ट कमिंग ऑल ओवर दी लंदन, स्पेसिफिकली कहाँ से आए हो लंदन से, क्यों आए हो, गिव मी द एग्जैक्ट रीजन। सुना तो बहुत कुछ था हमने, हमें ये भी पता है, वी जस्ट ऑल्सो नो दैट देर इज अनदर अनदर पर्सन जो कि पोर्तुगीज से आए थे, एंड वो पोर्तुगीज कहते हैं अपने आप को, एंड ऑल दैट पीपल आर स्टार्ट इनक्रोचिंग। हमारे जो अब्बा के अब्बा हुआ करते थे ऑन दोज डेज, जो अकबर हुआ करते थे, अकबर के टाइम पीरियड में आप ऐसा कर रहे हैं। और अकबर के भी पहले से हमने देखा है कि आप बाबर के टाइम भी कोस्टल एरियाज में भी आपने किया था। एंड दे जस्ट सेइंग अच्छा नहीं नहीं, पोर्तुगीज तो आपके दादा के भी पहले आए थे। उनका अच्छा, उसके भी पहले थे, हाँ हाँ ठीक है, शायद मेरी थोड़ी हिस्ट्री वीक होगी। जहांगीर ने बोला खैर हमें हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, तुम अपना बताओ तुम्हें क्या लेना देना। एंड दे वर जस्ट स्टार्ट डिबेटिंग विद ईच अदर, एंड जस्ट सेड के सर आपका इतना बड़ा जगह है, इतनी बड़ी जगह में से एक छोटा सा एरिया हमको दे दो, एक छोटा सा पोर्ट डालना है हमको। उन्होंने बोला क्यों, कई के लिए? उन्होंने बोला सर बस यहाँ पे मैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। समहाउ कैप्टन हॉकिंस वाज रियली वरीड अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री। सर एक छोटी सी फैक्ट्री हमको स्टैब्लिश करनी है, एंड इस फैक्ट्री पे हम क्या करेंगे, अपने यहाँ के प्लेयर्स को हम यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। उन्होंने बोला प्लेयर्स, अच्छा बात क्या करना चाहते हो आप? अरे मतलब काम करने वाले लोग। उन्होंने कहा अच्छा काम करने वाले लोग। अब इसकी आप हिरारकी आप एक बार समझ लीजिए, तो आपको हिरारकी में समझ में आ जाएगा कि शेयर होल्डर्स कहाँ पे हैं और बाकी प्लेयर्स कहाँ पे हैं। ठीक है।
पर्शियन, अरेबिक, ये सारी लैंग्वेज आती थी। तो वो अरेबिक में और पर्शियन लैंग्वेज में ही तो उनसे बात कर रहा था। यही देख के तो जहांगीर और ज्यादा खुश हुए थे। जहांगीर वॉज द हाँ, जहांगीर वॉज द वन कि यार ये तो कितना स्मार्ट है। मतलब देखो एकदम थ्री पीस पहन के आया है। ऑन दोज डेज क्या चलता था? थ्री पीस चलता था ना, बेहतरीन थ्री पीस पहन के आ रहा है। मैं बोला यार कितना, इतनी फ्लुएंट अरबिक बोल रहा है, पर्शियन बोल रहा है, यार गजब। देखो क्या होता था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हिरारकी है ना, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की हिरारकी में सबसे ऊपर होते थे शेयर होल्डर्स। कौन होते थे? शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर्स वो पर्सन थे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग किया करते थे। शेयर होल्डर्स के बाद अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट था तो उस पर्टिकुलर जहाँ पे उसको भेजा जा रहा है, तो वहाँ का अगर अभी देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कौन होंगे? वाइसरॉय होंगे। ठीक है, वाइसरॉय के बाद यहाँ पे छोटी छोटी जगह के गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, गवर्नर्स के बाद हम यहाँ पे क्या बताएंगे? फैक्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे फैक्टर्स के बाद लेबर। ठीक है, राइटर्स भी होते हैं, राइटर्स लास्ट में रहेंगे लेबर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम ये भी फाइंड आउट करते हैं, बट ये चार हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स बेटा, ये शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं ये। किसके हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं ये। शेयर होल्डर्स कहाँ के हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। अब शेयर होल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं ना हम, यहाँ बहुत सारे पर्सन हैं। तो अब जैसे वाइसरॉय, वाइसरॉय तो एक ही पर्सन रहता, गवर्नर एक ही पर्सन रहता, फैक्टर्स एक ही पर्सन रहेगा, लेबर्स एक ही पर्सन रहेंगे। सो द थिंग इज दैट कि ये शेयर होल्डर्स है। ठीक है, अब जैसे राइटर्स की बात करते हैं तो राइटर्स आते हैं, तो यहाँ पे राइटर्स भी आएंगे। तो राइटर्स क्या रहते हैं कि राइटर्स भी कोई एक पर्सन रहेगा। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर बताएंगे शेयर होल्डर्स कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात करते हैं। अब जैसे लेबर भी बहुत सारे रहेंगे, बट वो लेबर लेबर ही होता है। शेयर होल्डर्स में आप स्पेसिफिक नाम लेके किसी को आप बोल रहे हो, अब अपन को तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये नेम याद नहीं थे, सो वी जस्ट यूजिंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, आफ्टर दैट चीज़ों को रियलाइज कीजिए, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को एम्ब्रेस कीजिए, समझिए व्हाट वर हैपन ऑन दोज डेज। जहांगीर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अकबर के टाइम पीरियड से, उनके अब्बू जान के टाइम पीरियड से क्या होने लगा था, यहाँ पे पोर्तुगीज का इंक्रोचमेंट मेनलैंड एरिया पे होने लगा था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अगर मेनलैंड एरिया में पोर्तुगीज अगर लड़ाई कर रहे हैं और पोर्तुगीज अगर इंक्रोच कर रहे हैं, तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। रियलिटी में इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इनको हटाने की बात कही गई या इनको हटाने की जब स्टार्टिंग होती है, तो जहांगीर वॉज द वन कि यार देखो, साउथ में हमने देखा है कि साउथ में दो तीन बड़े बड़े किंग्स हुआ करते थे, द पावरफुल किंग्स हुआ करते थे, बट समहाउ दे जस्ट लॉस्ट देयर फाइट इन द फ्रंट ऑफ पोर्तुगीज। They are not capable enough to deal with the Portuguese. If they are not capable enough to deal with the Portuguese, a small team, if the whole Portuguese are come toward the Mughal army, and somehow definitely we gonna be lost. बिकॉज वी डू नॉट हैव द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, द टूल्स। हम आज भी शराब पी रहे हैं और हाथ में तलवार लेके चल रहे हैं, वो कैनन्स लेके चल रहे हैं, लैंसेट लेके चल रहे हैं, उनकी गन्स एडवांस्ड, उनके वेपन्स एडवांस हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे ऑल वर द डिसिप्लिन। मुगल्स की आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी, उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करती थी। द डिसिप्लिन इज दैट, जैसे आपने मराठास के बारे में देखा होगा, होलकर्स अपनी जगह से फाइट करने के लिए जा रहे, सिंधियाज अपनी जगह से फाइट करने के लिए जा रहे। देयर इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड कमांड। पेशवास थे, बट पेशवास भी वीक थे। ठीक है, सो इफ देर इज एन यूनिटी देन डेफिनेटली देर इज एन इंटीग्रिटी, एंड आप इंटीग्रेटेड डिसीजन लेते थे। ऑल द डिसीजन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर्स। जब इंटीग्रेशन होगा, जब यूनिटी होगी, देन डेफिनेटली आप बड़े से बड़ी आर्मी को भी हरा सकते हो। ठीक है, एंड दैट वाज अ मूवमेंट। यहाँ पे होता है क्या, होता है कि पोर्तुगीज के जब फाइट करने की बात आती है तो जहांगीर बोलता है यार देखो, हमने उसके किस्से बहुत सुने, उसने बड़े बड़े राजाओं को हराया है, अपन नहीं लड़ेंगे। तो जब वो कैप्टन हॉकिंस उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए जाते तो उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इवन उनको बोल भी देते परमिशन कि हाँ ठीक है आप सूरत पे लगा लीजिएगा। बट मज़ेदार बात ये होती है कि जब वो उनको देते हैं परमिशन कि हाँ ठीक है लगा लीजिएगा, इस बीच में कैप्टन हॉकिंस जब वहाँ से जाते हैं, अरे बहुत खुश होके गए, लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि पोर्तुगीज को जब ये बात पता चली, देन पोर्तुगीज कम ओवर द प्लेस विद जहांगीर इन फ्रंट ऑफ जहांगीर, एंड ही सेड कि सर आप प्लीज़ इनको अलाउ मत कीजिए। तो उन्होंने बोला यार क्यों नहीं अलाउ करूँ यार इनको। उन्होंने बोला सर अगर आपने इनको अलाउ किया तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बोला
माइंड योर लैंग्वेज, तुम पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुमने बोला सर आपके पापा के पापा के पापा के पहले से थे हम, ठीक है, हमारे पास हमारे बारे में मत बोलिए आप। अकबर के टाइम पीरियड में भी हमने इंक्रोचमेंट किया था। जहांगीर बोलता है यार कैसे बदतमीजी लोग हैं यार, कैसे बदतमीजी के साथ बात कर रहे हैं, आप राजा के सामने खड़े हो और आपको राजा के सामने बात करने की तमीज नहीं है, कैसे लोग हैं? यहाँ पे फिर पोर्तुगीज कहते सर प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट। वो कहता टोन तो रिक्वेस्ट वाली नहीं है। उन्होंने बोला नहीं नहीं दिस इज माई रिक्वेस्ट प्लीज, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, इनको परमिशन नहीं दीजिए। और पोर्तुगीज वहां से जाते हैं। जहांगीर बोलता है यार इनसे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं यार। उन्होंने फिर बुलाया, हॉकिंस को बुलाया। हॉकिंस को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि सर हम आपको जगह सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए परमिशन दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने बोला क्या शर्त? उन्होंने बोला हमने सुना है और हमने ये देखा भी है, हम पाया है कि हमारे पर्टिकुलर एरिया में पोर्तुगीज बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे थे। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर हम ये बोलेंगे कि हम काबिल नहीं हैं इनको भगाने में, तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर वो क्या उनकी उनकी क्या बोलते हैं इज्जत करेंगे? नहीं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि इंग्लिश को तो पता है ना कि पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में ज्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं है, दे बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एंड इफ दे जस्ट शोइंग himself considered as a weak person in the front of Portuguese, then somehow you are also considered weak in the front of English, and English के सामने भी आप वीक हो जाओगे। उन्होंने बोला नहीं सर थोड़ा टाइम नहीं है अभी, थोड़ा हम बिजी चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा हमारा जो मसूलीपट्टनम वाला एरिया है, इस मसूलीपट्टनम वाले एरिया में लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, क्या तुम हमारे लिए इनसे लड़ने के लिए तैयार हो? थोड़ा मदद कर दो यार, इनको भगा दो थोड़ा, अभी हम बिजी हैं काम में। एंड दैट वाज अ मूवमेंट। इंग्लिश बोलते हैं हाँ ठीक है सर, पोर्तुगीज है ना, हाँ ठीक है भगा देंगे। एंड आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो पर्टिकुलर मैप है, इस पर्टिकुलर मैप पे मसूलीपट्टनम यहाँ पे, सूरत वाला रीजन यहाँ पे है। अब यहाँ पे सूरत है, फैक्ट्री स्टैब्लिश यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आगरा है, ठीक है, यहाँ पे ले लो आगरा, यहाँ आगरा है, ठीक है, क्योंकि कैमरे में दिखेगा नहीं यहाँ तक, ये आगरा है। अब आगरा से वो मतलब सूरत में वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे मसूलीपट्टनम में अलग इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसका दबदबा है? पोर्तुगीज का दबदबा है। एंड ब्रिटिशर्स यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? यहाँ पे सूरत पे। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फाइट करने के लिए जाते हैं, किससे? पोर्तुगीज से। एंड दे जस्ट फाइटिंग विद द पोर्तुगीज इन द कोस्टल एरिया ऑफ द ओवर द कोस्टल एरिया ऑफ द मसूलीपट्टनम। एंड मसूलीपट्टनम में क्या होता है, यहाँ पे वाइजैक के पास इनकी लड़ाई होती है, विशाखापट्टनम के पास खूंखार लड़ाई होती है। एंड इस खूंखार लड़ाई पे जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स जीतते हैं, ब्रिटिशर्स जीतने के बाद जहांगीर से बोलते सर देखा जीत गए ना, हम बोल रहे थे जीत जाएंगे। ब्रिटिशर्स फिर जाते हैं उनसे बड़े इज्जत से बोलते सर हुक्म, आप बताइए और क्या करना है। जहांगीर बोलता है यार देखो कितने अच्छे लोग, कितने इज्जत से बात कर रहे हैं पोर्तुगीज, वो ये पोर्तुगीज से ज्यादा पावरफुल और कितने प्यार से बात कर रहे हैं। जहांगीर बोलता है तुम परेशान मत हो, अभी तुम मसूलीपट्टनम में हो ना, लेट्स एस्टैब्लिश द फैक्ट्री फर्स्ट इन द मसूलीपट्टनम। उन्होंने बोला सर सर हमें सूरत में चाहिए। उन्होंने बोला अरे वहां भी कर लेना, मना नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ भी स्टैब्लिश कर लेना, यहाँ भी स्टैब्लिश कर लेना। उन्होंने बोला अच्छा इतनी मेहरबानी। एंड यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है 1611 1612 पे, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है मसूलीपट्टनम में। सो उसके बाद पहुंचेंगे आप सूरत पे, तो 1612 और 13 पे स्टैब्लिश होती है कहाँ पे? सूरत पे, ठीक है, सूरत पे स्टैब्लिश होती है। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और मुगल्स आपस में क्या बन गए? अलाइन, दोस्त बन गए, कि मतलब उनके एरिया में कहीं भी आपको जाना है, कुछ भी करना हो तो अब इश्यूज नहीं है। अब आप यहाँ पे गौर से ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड अभी आगे आएगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अभी क्या मिलेगा इनको आगे? ना ना वो तो अभी आ गया, अभी तो परमिशन मिल रही है दूसरी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। 10 तक तो अभी बाद में, अभी तो 100 साल है। टाइम कब होता है? 1717 पे फारूक सियार के टाइम पीरियड में फरमान मिलता है ना, बट अभी तो तुम 1611 और 12 पे हो। द एपिसोड ऑफ द दस्तक वेर समवेयर अराउंड द 1717, तो अभी तो बहुत टाइम पीरियड है, ठीक है, अभी तो 100 साल है। तो अभी यहाँ पे कंसिडर किया जाए मसूलीपट्टनम ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब इनके बारे में जितना अपन अभी स्टोरी पढ़ी है थोड़ा बहुत लिख लो, और फिर अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, लिखिए ट्रिपटाइड स्ट्रगल, हेडिंग डालिए ट्रिपटाइड स्ट्रगल, ट्रिपटाइड स्ट्रगल, ठीक है। इस ट्रिपटाइड स्ट्रगल में यहाँ पे वॉर्स होंगी, कैसे?
पोर्तुगीज, पोर्तुगीज वर्सेस ब्रिटिश, ब्रिटिश होंगे ना, द पोर्तुगीज वर्सेस ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश से भी ये लड़ाई किए थे। और इनके पहले इन्होंने किससे लड़ा था? हाँ, पोर्तुगीज वर्सेस डच, डेफिनेटली। एंड फिर होगी डच वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। और इसके पहले क्या फाइट हो चुकी है? यहां पे हो चुकी है पोर्तुगीज वर्सेस अरब्स, ठीक है। इसमें कौन जीता है? पोर्तुगीज जीतते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पोर्तुगीज वर्सेस डच की। डच की में हमने देखा कि डच भी यहाँ पे क्या है, अनसक्सेसफुल हुए। पोर्तुगीज एंड डच के बीच में फाइट होती है। अब इस शॉर्ट को अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पोर्तुगीज और डच के बीच में जब फाइट्स होती है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कौन जीतता है? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज यहाँ पे सक्सीड होते हैं और सुप्रीमेसी दायर करते हैं, बट डच वॉज द पर्सन, डच यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है पोर्तुगीज और ब्रिटिश की। तो जब ब्रिटिशर्स के साथ फाइट होती है तो ब्रिटिशर्स इनको बहुत मारते हैं, एंड यहाँ पे सुप्रीमेसी कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट वॉर यहाँ पे होती है, सेकेंड इनके बीच में होती है, और थर्ड इनके बीच में होने वाली होती है, बट समहाउ होने के पहले ही कंक्लूजन आ जाता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? इज पोर्तुगीज वर्सेस डच के टाइम पीरियड में कौन जीता? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज और ब्रिटिश के टाइम पे कौन जीता? ब्रिटिश। तो इन दोनों वॉर का कंक्लूजन क्या निकला? ब्रिटिश सुप्रीम हुआ, ठीक है। ब्रिटिश सुप्रीम होते हैं, ब्रिटिश सुप्रीम होते हैं। तो ब्रिटिशर्स और जब डच की टाइम आता है लड़ाई करने का, तो डच वाज द लाइक सर 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 लड़ना ही नहीं है हमको। अच्छा, डर तो नहीं लग रहा मौत से? उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने मोह माया त्याग दिया, वी जस्ट गॉट एनलाइटनमेंट। कैसे? सर ये जो फैक्ट्रीज हमने स्टैब्लिश की है ना, ये थोड़ी बहुत, ये सब आप रख लो। उन्होंने कहा वाह इतनी मेहरबानी। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, हम जा रहे हैं इंडोनेशिया। तो उन्होंने बोला क्या करना क्या चाहते हैं फैक्ट्रीज का? somehow the people of the Dutch स्टार्ट सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। जो इंडिया में इनकी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, इस प्रॉपर्टीज को उन्होंने ब्रिटिशर्स को बेच के सारी चीजें वो मूव कर गए इंडोनेशिया बर्मा की तरफ। कहाँ चले गए? इंडोनेशिया बर्मा की तरफ। एंड एट द एंड यहाँ पे कौन जीतता है तीनों में? ब्रिटिश। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या होती है? सक्सेसफुल, ठीक है। गॉट इट? चलो थोड़ा सा लिख लो। ट्रिपटाइड स्ट्रगल 17th सेंचुरी। ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अब वॉर के बारे में लिख लीजिएगा, ट्रिपटाइड स्ट्रगल के बारे में हेडिंग डालिए, ट्रिपटाइड स्ट्रगल। ठीक है, लिखिए सबसे फर्स्ट, पोर्तुगीज अगेंस्ट डचेस, पोर्तुगीज अगेंस्ट डच, पोर्तुगीज अगेंस्ट डच। in 1604 in 1604 in 1604 they established factories, they established factories, डचेस ना बेटा, established factories in सूरत, सूरत, चिनसूरा, नेक्स्ट सूरत के बाद लिखना है चिनसूरा वेस्ट बंगाल, चिनसूरा वेस्ट बंगाल, पटना बिहार पटना, एंड मसूलीपट्टनम, एंड मसूलीपट्टनम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए पोर्तुगीज अगेंस्ट इंग्लिश, बी पोर्तुगीज अगेंस्ट इंग्लिश, पोर्तुगीज अगेंस्ट इंग्लिश। लिखिए इन 1662 इन 1662 प्रिंस चार्ल्स, क्या थोड़ी बहुत इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना बॉम्बे और इनके आसपास की प्रॉपर्टीज, लड़ाई झगड़ा हो गया खत्म। एड में क्या होता है, जो पोर्तुगीज की क्वीन कैथरीन ब्रिगेंजा जो होती है, इनकी शादी हो जाती है प्रिंस चार्ल्स से, ठीक है, इंग्लैंड के जो होते हैं, और दहेज में इनको बॉम्बे मिल जाता, ठीक है।
तो क्या होता है, ये सारी लड़ाई हो गई और दहेज में इनको वो भी मिल गया, तो पोर्तुगीज और ये दोनों अलाय हो गए, तो इनको कोई इश्यूज भी नहीं है। ठीक है। इन 1662 प्रिंस चार्ल्स married the Prince Catherine Braganza, Catherine Prince Catherine Braganza Prince Catherine Braganza प्रिंस कैथरीन ब्रिगेंजा कहाँ की हैं ये? पोर्तुगीज की, पोर्तुगीज। The English brought Bombay the English brought Bombay as dowry, as dowry. Okay. In 1668, next line में लिख लो। In 1668 Bombay was in 1668 Bombay was given to English East India Company on lease. Bombay was given to English East India Company on lease. Okay. क्योंकि जब प्रिंस चार्ल्स के पास चली जाता है बॉम्बे, तो प्रिंस चार्ल्स बोलते हैं मैं रह रहा हूँ लंदन में, मेरे को क्या लेना देना कि बॉम्बे में क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर उनको पता चला कि यार एक काम करते हैं ना, बॉम्बे को लीज पे दे देते हैं, अपनी एक कंपनी तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ नहीं तो इंटरेस्ट ही मिलेगा। एंड दे जस्ट हैंड ओवर द होल बॉम्बे ऑन द लीज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया? बॉम्बे मिल गया ओनली 1668 पे। ओके। इसके बाद थर्ड लिखिए, इंग्लिश अगेंस्ट डचेस। English and Dutch also fought, but but soon, Dutch sold their factories to English and left India and left India for Indonesia which was known as Java and Sumatra. Okay. Which was also important source of spices. Okay. Okay. So the thing is completed. एंड आज का लेक्चर बस यहीं तक अपन कवर अप करेंगे। कल हम आपको फैक्ट्रीज के बारे में बताएंगे कि फैक्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ। एंड आफ्टर दैट वी वर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द एंग्लो फ्रेंच वॉर, इनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स को अगर किसी ने टफ कॉम्पिटिशंस दिया है तो दैट इज द डुप्लेक्स और द फ्रेंच। ठीक है। डुप्लेक्स जो फ्रेंच के थे, इन्होंने काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन्स दिया है। एंड बस आज के लिए इतना ही। कल अपन इनके बारे में डिस्कशंस करेंगे और एंग्लो फ्रेंच चीज़ों को भी अपन कवर अप करेंगे। सो द लेक्चर इज गोइंग टू फिनिश एंड प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा हमारे पीएससी पंचायत चैनल पे। थैंक यू सो मच।